नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू मैम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक जी, विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी की विधायिका पूजा पाल को योगी जी की तारीफ करना भारी पड़ गया। अखिलेश इतने बिलबिला गए कि तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया उनको। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी कोई पीडीए वीडीए की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आपको अभी कुछ दिन पहले याद होगा, जिसने उस मौलाना को स्टूडियो में घुस के धोया था, जिसकी पत्नी के ही अपमान पर, यानी वो अपनी भाभी के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल जी के, तो वो समाजवादी पार्टी के उस लड़के को भी निकाल दिया पार्टी से। मतलब मुसलमानों को आप कुछ नहीं कर सकते, वो भले ही डिंपल यादव जी को अपमानित कर दे। तो यहां तो राजू पाल जी की पत्नी उसके बारे में बोल रही थी जिसके कुत्ते से हाथ मिलाने जाते थे मुलायम सिंह यादव। ये तो फोटोग्राफ्स हैं। तो अखिलेश यादव को लगा होगा, भाई जिसका कुत्ता इतना बड़ा, उस आदमी की शख्सियत कितनी बड़ी होगी। वैसे भी आजकल आवारा कुत्तों के समर्थन में आने के बाद बहुत ज्यादा राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव जी को समर्थन तो मिल ही रहा है। आवारा कुत्तों के समर्थन करने वाले लोग समर्थन तो दे ही रहे हैं, और वो तो फिर पालतू बड़ा कोई नस्ल वाला कुत्ता रहा होगा। तो बुरा लगा होगा अखिलेश यादव जी को इस बात का कि कैसे भाई अतीक अहमद के बारे में ऐसा बोल दिया। तो ये भी साबित होता है कि भाई हाँ, हत्यारा हो लेकिन समाजवादी पार्टी का है, तो ऊपर से मुसलमान है, तो फिर एसेट माना जाएगा। उसे डेमोक्रेसी, संविधान की परवाह नहीं है। तो अखिलेश यादव ने राजूपाल की पत्नी को निकालना ही था। यह है कि 24 घंटे लग गए, मुझे इस बात का आश्चर्य है। मुझे तो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कल शाम तक ही ये चीजें हो जाती। अब दुनिया देखे, दुनिया समझे कि ये किस प्रकार के पार्टी के लोग हैं, इनका क्या विचारधारा है। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान इनके लिए है, बाकी हिंदुओं का कोई महत्व नहीं रह जाता जी। और अभिषेक जी, आपको याद होगा यही अखिलेश यादव है, जब इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो 28 के आसपास आतंकवादी थे जिनको रिहा करवाने के लिए ये हाईकोर्ट पहुंच गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट, कैसी फटकार पड़ी थी इनको कि इनको तो पद्मश्री दे दो आप, याद है? बहुत अच्छे से याद है। इनके समय के कुकर्म कितने गिनाए जाए। एक मथुरा में जवाहर पार्क होता था, आपको याद होगा। जवाहर पार्क को एक राम वृक्ष यादव ने कैप्चर कर लिया था और यूपी पुलिस के पसीने छूट गए छुड़ाने में। आपको याद होगा कि यूपी की पुलिस को जॉब दिया गया था भैंस खोजने के लिए आजम खान का। आज यूपी पुलिस ये कि कल एक दिव्यांग लड़की के साथ मानमर्दन का प्रयास हुआ सड़क पर, 24 घंटे के भीतर अपराधी की जाति नहीं देखी गई, धर्म नहीं देखा गया, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ाता हुआ मिला। तो परिवर्तन है। अब कुछ लोगों को यह परिवर्तन सुखद लगेगा, जो समाज में शांति से जीना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, जो उत्पात करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, जिनके हाथों से सत्ता निकली हुई है, उनके हाथ में बेचैनी है। तो ये तो होगा, ये तो समय के साथ ये चलता रहेगा। और योगी आदित्यनाथ ने भी तो बताया ना कि दरअसल ये पीडीए क्या है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही कर रहे हैं अखिलेश। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, तो पूरा भारत जानता है कि किस प्रकार से सफाई में चाचा, मामा, भतीजा, ताया, ताई सब लगे पड़े एक ही पार्टी में। और ये भी ठीक है कि कम से कम कहीं ना कहीं तो एक सीधे सीधे खुल के परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने परिवार को खुल के बढ़ावा दे रहे हैं। वरना तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसमें परिवार में ही आपस में लोग लड़ रहे हैं और फिर जाके सत्ता के शीर्ष तक पहुंच रहे हैं। तो वो भी स्ट्रगल औरंगजेब और शाहजहां और इन्हीं के फैमिली की याद दिलाता है। तो मुगल सल्तनत से बहुत प्रेम है, संभवतः इसी को ये लोग गंगा जमुनी तहजीब भी मानते हो। किंतु एक बात है, फिर भी ये सब कुछ देखने के बाद भी अपनी अपनी जाति के नाम पर ये लोग इतना लंबा चौड़ा एक सेक्ट है जिसमें उस जाति के लोगों का शोषण ये लगातार कर रहे हैं, और फिर भी उस जाति का वोटर वोट कर रहा है। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है, किसी और देश में नहीं हो सकता। और अभिषेक जी, ये बातें बार बार कही जाती है अखिलेश को लेकर कि जब उनकी सरकार थी
तो उस वक्त सीधे सीधे जो पुलिस स्टेशन थे उनको इंस्ट्रक्शंस होते थे कि अगर एम समुदाय का कोई शख्स आता है जिसके ऊपर कोई आरोप है और वाई समुदाय का भी कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है तो थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो कैसे बोलबाला था बाहुबलियों का, इन लोगों का, अतीक हो, मुख्तार हो, उसकी बानगी तो अभी भी देखने को मिल रही है ना कि आपको कितना प्रेम है अतीक अहमद का। उसके बारे में क्या पूरा जहान नहीं जानता कि वो कैसा माफिया था और उसने राजूपाल की कैसे हत्या की थी। आपने अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर एक बार और ठप्पा लगा दिया ना कि आपको हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, ठप्पा लगा, ये तुम हिंदू मूर्ख है जो सोचते हैं कि अखिलेश यादव राजनीति में उनका है या फिर किसी और का है। ठप्पा लगाने की क्या जरूरत है, कोई आज से थोड़ी ना चल रहा है, ये तो इनके अब्बा का, सॉरी मुलायम जी के जमाने से चल रहा है। हाँ, अब्बा भी बोलते ही होंगे, क्या पता अब्बा ही बोलते होंगे। तो ये तो मुलायम सिंह यादव के जमाने से चल रहा है। उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं तो कहता हूं मैं हिंदुओं का नहीं हूं, सदन में रिकॉर्डेड में आना है और मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं। लोग तो मुझे कहते ही है मुल्ला मुलायम, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, उन्होंने कार सेवकों पे तो गोलियां चलवाई ही चलवाई। ये पर प्रूफ करने की क्या आवश्यकता। उन्होंने स्वयं कई बार कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, गोलियां मरवाई, मुझे फिर मौका मिलेगा मैं फिर यही करूंगा। ये सिर्फ मुसलमान के वोट के लिए ही तो हो रहा था और मेक श्योर उन्होंने किया कि मुसलमानों का वोट कभी भी ना छिटके। और मुसलमानों ने भी कभी दगा नहीं दिया, ये बात भी है। 2024 में भी आप देखिए, चाहे अतीक अहमद को मरवा दिया, मतलब उनके एक स्टेटमेंट के कारण ही अतीक अहमद का ये दुर्दशा हुआ। मुख्तार अंसारी का साथ ना दे पाए चाह के भी, हालांकि उनके परिवार के लोग समाजवादी पार्टी से ही सांसद विधायक थे, इनका बेटा तो अब विधायक नहीं रहा फिर से। इसी प्रकार से आप देखें तो आजम खान का साथ नहीं छोड़ा, जियाउर रहमान बर्क उसी पार्टी से हैं। तो आप देखिए, कोई जिस प्रकार के लोगों को ये साथ लेके चलते हैं उनका समाज में क्या योगदान है। वो सब तो हिंदू समाज का विनाश ही चाहने वाले हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और आज कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा एक डीएसपी साहब ने पंगा ले लिया था, उनका क्या दुर्दशा हुआ शैलेंद्र सिंह जी के बारे में। यही मुलायम की सरकार थी और चैलेंज करके हुआ, छुपी हुई कोई बात नहीं है। अब रही बात कि अखिलेश यादव के सरकार में ऐसा था, नहीं, मुझे मऊ के दंगे याद आते हैं। ओपन जीप में मुख्तार अंसारी घूम रहा था AK-47 लेकर के, AK-56 लेकर के, और उसके गुर्गे भी, और उसको प्रोटेक्शन दे रही थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। और हिंदू इलाकों से घूम करके स्वयं मुख्तार अंसारी ये थ्रेट दे रहा था कि खबरदार, तुम्हारे साथ जो हुआ तुम्हारे लोग मारे गए, खबरदार जो सोचा भी प्रतिकार करने का। मुसलमानों के साथ मैं खड़ा हूं और मेरे साथ पूरा मुसलमानों का सरकार खड़ा है, समाजवादी पार्टी सरकार। वो तो योगी आदित्यनाथ जी ने डेयर नहीं किया होता तो न जाने कितने हिंदुओं का सर्वनाश होता। कौन नहीं जानता कि असद का जिस लड़की के ऊपर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दिल आ जाता था, कैसे उठा लेता था मुख्तार अंसारी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर असद का क्या पहुंच हो गया था। और सच तो यह है कि पूरे इलाहाबाद में असद का वो डर था। तो ये सारी चीजें तो खैर योगी जी ने तो मिट्टी में मिला दिया, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ये वो माफिया थे जिनको माफिया बनाने वाली समाजवादी पार्टी की सफाई का वो परिवार है, वो अभी तक मिट्टी में नहीं मिला। उसे मिट्टी में सिर्फ जनता मिला सकती है, पूरी तरह से वोट आउट करके। और 2027 में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का समाप्त होना ही उत्तर प्रदेश के लिए हितकर है। जी। और अभिषेक जी, अभी जो छांगुर वाला कांड हुआ है धर्मांतरण का, उसमें भी तो जो खुलासे हो रहे पुलिस या सांठगांठ के साथ, उसमें भी तो समाजवादी पार्टी के उस वक्त का जो विधायक था आरिफ अनवर हाशमी, उसका नाम सामने आ रहा है। किस तरह से 2013 तक उसके खिलाफ 26 मामले दर्ज थे लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई। तो वो छांगुर का कनेक्शन भी तो आ रहा है ना समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए, ये जहां जहां लव जिहाद के ऑर्गेनाइज्ड वे से ये सारा काम हो रहा है, अब ये तो बलिया के कोर्ट ने भी मान लिया और बोला कि नहीं, ये तो पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड चीजें हो रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक पार्षद मुसलमान
पकड़ा गया, वो भागा हुआ है। इसी प्रकार से छांगुर वाले प्रकरण को आप देखिए, यहां भी समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि ये मुसलमान के वोट के लिए हिंदू बहन बेटियों की इज्जत की परवाह नहीं करेंगे और ये हमें ही सपोर्ट करेंगे। आपको 1992 अजमेर वाला प्रकरण याद होगा बिल्कुल। बहुत अच्छे से। उसमें भी कांग्रेस के ही माइनॉरिटी मोर्चा के सभी लोग थे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन था। तो कितनों को कहा जाए और क्या कहा जाए, इस देश में सेकुलरिज्म सबसे बड़ी बीमारी है और जब तक सेकुलरिज्म का समापन हिंदू अपने अंदर से नहीं करेंगे, अपने अंदर के सेकुलरिज्म को जब तक ये मारेंगे नहीं, तब तक ये देश नहीं बचेगा, बच ही नहीं सकता। पर जी। अभिषेक जी, देश में तो आप देखो कैसे अराजकता फैलाने के लिए इस वक्त चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अभी राहुल गांधी को देखिए ना, एक दिन पहले कैसे उन लोगों के साथ दावा कर रहे थे कि जिनका नाम मृतकों की लिस्ट में डाल दिया है चुनाव आयोग ने, उनके साथ चाय पार्टी कर रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए कितने सारे लोगों के नाम गायब कर दिए चुनाव आयोग ने। देखिए, मृतक के लिस्ट में डालने का काम कौन करता है? बीएलए और बीएलओ, ठीक है। अब बीएलओ वो शिक्षिका हो सकती है, आंगनबाड़ी की शिक्षिका होती है, आंगनबाड़ी वाली होती है ये, या शिक्षक होते हैं। बीएलए अलग अलग पार्टियों के द्वारा तैनात किए जाते हैं। फीड करने वाला जो ऑपरेटर होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि वहां से भी गलत रिपोर्ट आई हो, इस प्रकार के रिपोर्ट्स आ जाते हैं फीडिंग में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहली बार भी नहीं है इस देश में, ठीक है। सवाल ये है कि क्या ये इंटेंशनल होता है? नहीं। देखिए, चुनाव के जीवन में प्रोसेस से तो चूंकि सोने का चम्मच लेकर के ये पहुंचे हैं, इनको पता नहीं है चुनाव का प्रोसेस ऐसा है। पहले हम समझिए, एक वोटर आईडी कार्ड वोटिंग के दिन तक कितने स्कैनर से गुजरता है। अलग अलग पार्टियों के जो बूथ एजेंट्स होते हैं, वो पोलिंग स्टेशन, अब मान लीजिए पोलिंग स्टेशन पर 2000 लोग हैं तो पोलिंग बूथ 2 होगा, 1000 होगा तो 1 होगा, 1100 भी हुए तो पोलिंग बूथ 2 हो जाएंगे, पोलिंग स्टेशन 1 ही रहेगा। अब आप देखिए, जो पोलिंग बूथ होगा, जैसे मेरा डिसाइड होगा तो मेरा मेरे पड़ोसी का 1 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा और होगा और मेरे पड़ोसी का जो है पटना के किसी और इलाके में पड़ जाएगा। वो वार्ड वाइज सिंक्रनाइज होता है। इस वार्ड में रहने वाले मोस्टली राजद के बीएलए, कांग्रेस के बीएलए, बीजेपी के बीएलए मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। पोलिंग स्टेशन से 300 मीटर के दूरी पर पर्ची काटने वाला कांग्रेस का, बीजेपी का, अलग अलग पार्टी का एजेंट्स बैठा होता है। और इन सब के बाद जब वोटिंग होती है तो फॉर्म 17 और 16 ये जो फॉर्म होते हैं उस पर साइन होता है। तो क्या इनके पोलिंग एजेंट्स भी वोट चोर हैं? इनको पता नहीं रहता। भारत की जो डेमोक्रेसी है ना, इससे ज्यादा अच्छा वोटिंग पैटर्न और सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। धांधली का आरोप लगाने वालों ने तो यूएस में भी लगाया और वहां पे बैलेट में हो भी सकता है, पर यहां नहीं है। ईवीएम इज अनहैकेबल। मैं पहले ही बता चुका हूं ईवीएम को लेकर के, जितने चुनावी प्रोसेस से ईवीएम गुजरती है संभव नहीं है। ये सिर्फ वो लोग बातें करते हैं जिनको पता है कि हम डेमोक्रेटिक ढंग से मोदी को नहीं हरा सकते। अब जो प्रोसेस जॉर्जिया में हुआ, जो प्रोसेस बांग्लादेश में हुआ, जो प्रोसेस श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, यहां भी बदलना है, रिजीम चेंज करना है। मोदी मान नहीं रहा है, अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें रटी रटाई चीजें हो रही है। लेकिन ये भारत है। इस बार थोड़ा आपको इसलिए चिंतित होना पड़ रहा है क्योंकि अलग अलग पार्टी के सभी वो हारे हुए लोग जुड़ करके कह रहे हैं कि हाँ हमारे राज्य में हुआ है। ये समस्या है। और आपको मैं बताऊं कि वोट चोरी कमरा नंबर 24 इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर जस्टिस सिन्हा ने 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से भी सस्पेंड कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि हम वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो देश में इलेक्शन ही नहीं होंगे, इमरजेंसी लगा दिया।
उस जजमेंट के बाद ही इमरजेंसी लगी है, पहले नहीं लगा था। वो जजमेंट ही इमरजेंसी का कारण बना और इन्होंने सबके वोटिंग आईडी छीन लिए, वोटिंग का अधिकार छीन लिया। कांग्रेस बात नहीं कर सकती वोट चोरी के, ये लोग इस मामले में प्रोफेशनल रहे हैं। गुंडों को लड़ाना, गुंडों का संरक्षण लेना, ये सब कुछ कांग्रेस के सिलेबस का हिस्सा है। और आज से नहीं, कांग्रेस आई मतलब इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस जो कहलाती थी वो कांग्रेस। सोनिया कांग्रेस तो अलग ही है। सोनिया कांग्रेस ने कब वोट का, चुनाव का लिहाज रखा? 2014 में, 2013 में चुनाव आयुक्त इन्होंने चुना, सोनिया गांधी ने। किस अधिकार से चुना? वो तो एकमात्र सांसद थी, यूपीए चेयरपर्सन थी, संवैधानिक पोस्ट पर तो थी नहीं। उसी चुनाव आयुक्त ने 2014 में नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से चुनाव की सारी सामग्रियां जब्त की थी। दारू नहीं था, पैसा नहीं था, झंडा था, झंडे थे। उनको रोड शो के लिए आखिरी दिन परमिशन मिला, पहले नहीं मिला। ये लोग बात करेंगे वोट चोरी की और इनको लगता है कि इस देश की जनता इस झांसे में आ जाएगी कि वोट चोरी हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स समाजवादी पार्टी के समर्थक, राजद के समर्थक, टीएमसी के समर्थक, डीएमके के समर्थक ये मानेंगे कि वोट चोरी होगा। हालांकि डीएमसी का समर्थक क्यों मानेगा, वो तो अभी तक जीत ही रहा है इसी प्रोसेस से। कहने का तात्पर्य मान सकते हैं अखिलेश यादव के भी समर्थक, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत रहे। लेकिन इसके अलावे देश में तो कोई नहीं मानेगा। मुसलमानों को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बार खुदा से भी रोज नमाज में कहते हैं या मौला या अली, मोदी हटा, योगी हटा, वो हट नहीं रहे। तो उनको तो एक मौका मिलेगा ही, वो तो समर्थन करेंगे ही राहुल गांधी के इस अभद्रता का, इस झूठ का। प्रश्न ये है कि क्या देश की जुडिशियरी मानेगी? देश की वो जनता सभी मान लेगी? नहीं मानेगी। वो जानती है कि ऐसा है और इसी कारण ये विरोध पॉलिटिकल ज्यादा है, सड़क पर नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि भारत की डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती है। कल बिहार में मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था और बारिश में ही एक चाचा किसान काम कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी को तकलीफ किससे है? कांग्रेस से तकलीफ है, बीजेपी से तकलीफ है, मोदी से तकलीफ है या इलेक्शन कमीशन से? मैंने बोला इलेक्शन कमीशन से। तो फिर ये सदन क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? सदन के अंदर थोड़ी ना इलेक्शन कमीशन जाकर के बयानबाजी करेगा और मोदी थोड़ी ना इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे उत्तर देगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर उसको इलेक्शन कमीशन पे प्रॉब्लम है कि इलेक्शन कमीशन में ऐसा हो रहा है, तो या तो वो नया नया बच्चा है राजनीति में, उसे पता ही नहीं कि ये चीजें तो होती है, लोग काटे जाते हैं, नाम नए जुड़ते हैं। अब बीएलए है तो बीएलए शैतानी वगैरह करते हैं, ऐसा नहीं है। राजद का बीएलए है, वो बोलेगा अरे फलनवा तो बेंगलुरु में काम करता, आएगा वोट देने। तो जदयू वाला बोलेगा हाँ काहे नहीं आएगा, हो सकता है आएगा, ऐसे कैसे नाम कटवा दोगे? अब बीएलओ के पास किसी ने पर्ची दे दी, कट गया नाम, कट गया नाम, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये चुनाव आयोग के द्वारा धांधली हो रही है। मैंने पहले ही फंक्शन समझाया कि बीएलए और बीएलओ स्टेट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, स्टेट के ही लोग होते हैं हर स्टेट में जहां इलेक्शन होता है। बीएलए राजनीतिक पार्टियां नियुक्त करती हैं। तो ये तो सरासर बेवकूफी है कि राजद का बीएलए, कांग्रेस का बीएलए, सब बीजेपी का बीएलए है। तो भाई आप क्यों नियुक्त कर रहे हैं? अगर राजद ने जैसे बिहार में लगभग 40,000 बीएलए नियुक्त किए इस एसआईआर प्रोसेस के लिए, तो अगर राहुल गांधी और तेजस्वी को लगता है कि उनके 40 के 40,000 बीएलए बीजेपी के आदमी हैं जो उनकी पार्टी के हैं, तब तो भाई मोदी चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। जब इस देश का एक एक बीएलए तक मिल गया है, एक एक चुनावी अधिकारी मिल गया है जिसकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, सब बीजेपी के हो गए, तो मतलब तो देश ही बीजेपी का हो गया। तब तो आप कुछ भी प्रोसेस कर लो, नहीं चुनाव जीतोगे। जी
लेकिन अभिषेक जी, यहाँ पर जैसे आप उस किसान की बात कर रहे थे ना, जो बारिश में काम कर रहा था, तो जब चुनाव आयोग से राहुल गांधी को दिक्कत है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, वोट चोर, चुनाव आयोग के बिल्डिंग के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, वोट चोर, कुर्सी छोड़िए, नारेबाजी हो रही, कैंपेन चल रहा है, तो भाई आपको हलफनामा देने में दिक्कत क्या है सुप्रीम कोर्ट में? आपको शिकायत है, हलफनामा दीजिए। चुनाव आयोग ने भी तो ये कहा था ना कि जो जो शिकायतें उनको एक कागज पर लिखकर हमको हलफनामा दे दीजिए, एफिडेविट साइन कर दीजिए। तो उसमें दिक्कत हो रही है, तथ्य है तो दे क्यों नहीं रहे हैं हलफनामा? यही तथ्य है तो दे क्यों नहीं रहे, यही समझना पड़ेगा। जैसे ही हलफनामा देंगे, चुनाव आयोग के पास लिटरली ऑप्शन आ जाएगा कि वो संवैधानिक रूप से राहुल गांधी पर कार्रवाई करे। लेकिन जब तक बातें ये बातें सदन में वो ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं कह देते? क्योंकि सदन में जो भी जाएगा रिकॉर्ड पे जाएगा, ऑफ रिकॉर्ड कुछ नहीं जाएगा। तो सदन में ये बातें नहीं करते जो सदन के बाहर बातें करते हैं, ये बात समझिएगा। यही टेक्निक है। देखिए 2014 में जब मोदी जीते, कांग्रेसियों को लगा कि मोदी का जीतना इज अ फ्लूक। 2019 में जब मोदी जीते, इनको लगा कि मोदी जीता है लेकिन गलती हमारी है। लेकिन जब 2024 में चुनाव जीते, तब वो समझ गए कि भारत की जनता ही मोदी के साथ खड़ी हो गई है। बिना अविश्वास के, बिना झूठ के, बिना षड्यंत्र के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मोदी नहीं हारेगा। और हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने एक्चुअली कांग्रेस के थिंक टैंक को शैटर्ड कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हां, हमें हिंदू द्रोही घोषित किया जा चुका है, सनातन द्रोही घोषित किया जा चुका है, पर किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा नहीं, किसी पुलिस विभाग के द्वारा नहीं। इस देश की जनता मानती है कि समाजवादी पार्टी हो, राजद हो या फिर कांग्रेस हो, ये सनातन द्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं। तो जाति का वाला कार्ड इन्होंने खूब खेलने का प्रयास किया, पर वो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इस बात से इन्हें समझ में आ गया है कि चुनाव सिर्फ मुसलमान या ईसाई वोट पर नहीं जीता जा सकता। बीजेपी भी खेल जो खेल रही है वो मेजॉरिटी का खेल खेल रही है, और इसमें हम बहुत पीछे जा चुके हैं, एक पूरी तरह से हम एक्सपोज हो चुके हैं। अब जो है सत्ता अगर छीनना है तो आंदोलन कैसे होगा, सत्ता की प्राप्ति कैसे होगी? तो वही वामपंथियों की निंजा टेक्निक के सत्ता बुलेट के जरिए, क्रांति के जरिए पाई जा सकती है। और क्रांति के नाम पर अगर 1000, 2000, 10,000 लोगों का खून बहता भी है तो क्रांति ही मानी जाएगी। अभिषेक जी, एक चीज ये समझाइए कि अब जो एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो 62 या 65 लाख मतदाताओं के नाम आपने लिस्ट से हटाए हैं, डिलीट किए हैं, उनके नाम भी अपनी वेबसाइट पर डालिए। तो उनके नाम तो शायद पहले से वेबसाइट पे, तभी तो पता चल रहा है ये राघोपुर के लोगों को कि वो मृतकों की श्रेणी में आ गए, वरना क्या सबूत है उनके पास कि उनके नाम मृतक होने के नाते हटाए गए वहां से? जबकि राहुल कहते हैं हमें तो कोई लिस्ट ही नहीं दे रहा चुनाव आयोग। नहीं, सबके लिस्ट है, आप अपना चेक कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड आपका है नहीं है, आप रहे या नहीं रहे। और ये प्रोसेस भी 2003 के आधार पर हो रहा है, जहां पे जैसे मान लीजिए कि मेरे फादर ने दे दिया तो मुझे देने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, ऑलमोस्ट सीरियल नंबर साथ में ही होता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार कार्ड वो प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है जो नागरिकता को बताया, और ये सही बात भी है। 2008 से तो आधार कार्ड आ रहा है, तो क्या भारत के नागरिक 2008 के बाद पैदा हुए क्या? और यही वो लोग हैं जो आधार कार्ड को के विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। बोले आधार कार्ड डेटा चुरा रहा है। आपको याद होगा एनडीटीवी पे एक पत्रकार आते थे और कहते थे आज हमारे साथ एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, कभी कभी आंदोलन भी कर लेते हैं, ये बताएंगे कि किस प्रकार से आधार कार्ड से आपका डेटा चोरी हो रहा है। आपको भी अगर लगता है कि आधार कार्ड का डेटा चोरी हो रहा है तो आप हमें येस या नो में लिख के भेजें। वो आपको डिबेट अच्छी तरह से याद होगा। उस वक्त यूट्यूब चैनल वो नहीं चलाते थे, उस वक्त उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था ये सब काम करने के लिए। तात्पर्य ये है कि वो उनको अपनी भी क्लिपिंग याद नहीं रहती कि तब ये लोग कह रहे थे आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में झांक रहा है। अब कह रहे हैं कि आधार कार्ड हमारा जान है, प्राण है, आधार के कार्ड के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। तो हमारे माता पिता दादाजी नागरिक नहीं थे इस देश के, वो कैसे थे? नागरिकता का प्रमाण पत्र ये होता ही नहीं है, ये बात समझने की है। और
कल भी बड़े अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कपिल सिब्बल के अगेंस्ट में कि जिस स्टेट में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे, उनका परमानेंट एड्रेस प्रूफ उनके पास नहीं होगा, उनके पास जमीन जायदाद के उनके कागज नहीं होंगे। ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं कपिल सिब्बल जी। तो ये सारा काम उनका चलता रहेगा, यूं ही करते रहेंगे। बिहार चुनाव हारेंगे, उसके बाद ये आखिर में कहेंगे कि नहीं, वोट नहीं, एक्चुअली जनता चोर है। इनके पास आखिरी ऑप्शन यही रह गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव से पहले ये माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि हार तो सामने दिख रही है। जब हार जाएंगे तो यही कहेंगे कि देखिए एसआईआर के नाम पर हमारे वोटरों के नाम इन्होंने हटा दिए थे, इसलिए बीजेपी और जेडीयू जीत गई। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, लेकिन अराजकता का माहौल जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव आयोग को भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों के मुंह बंद करने की जरूरत है। कोई ना कोई कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो संवैधानिक पदों पर बैठकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, और फिर जब ये कहा जाता है कि हलफनामा दो तो भाग निकलते हैं। तो साफ है कि सिर्फ अराजकता फैलाना उनका मकसद है। अभिषेक जी, आपने विस्तार से इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।